हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह के तमाम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स के, उन सबको देखेंगे यहाँ पर। तो ये 7 से 13 मई तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं और हम लोग इसको टॉपिक वाइज अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको बताऊं कि अब सुबह 8 बजे का टाइम फिक्स हो गया है करंट अफेयर्स का। लाइव देखिएगा हम लोगों के साथ, ओके। डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र और राज्यों के फैसले जो इंपॉर्टेंट है और अदालत के फैसले, उन सब पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड यानी रिपब्लिक डे परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा 2024। तो 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर जो होने वाली है झांकी परेड, तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल की जाएंगी। ऐसा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, ठीक है। तो तमाम जो झांकियां हैं इन सब के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने तमाम राज्यों को और तीनों सेनाओं को, पैरामिलिट्री फोर्स को इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अच्छा, अगर सवाल हो कि 2023 का जो 26 जनवरी को जो परेड थी उसकी थीम क्या थी, तो वो थी नारी शक्ति। ओके, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएसए की राजकीय यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? कब का बुलावा है? आंसर होगा 22 जून 2023 को, ठीक है। और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ऑफिशियल डिनर होस्ट करेंगे। देखिए, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भी व्हाइट हाउस जा चुके हैं, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जो बाइडेन के साथ भी, लेकिन कभी भी राजकीय दौरा नहीं हुआ है। इनके कार्यकाल में, मतलब जो बाइडेन के कार्यकाल में राजकीय दौरा नहीं हुआ, स्टेट विजिट नहीं हुआ। तो ये स्टेट विजिट पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। मतलब पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं, व्हाइट हाउस मुलाकात हुई है, लेकिन ये स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट में क्या होता है, पूरे ख़ास तौर पर किसी नीति को तैयार करने और पूरी तरह से आत्मीयता के साथ बातचीत करने की ये होती है। और इसमें डिनर भी होस्ट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ओके। तो तीसरी बार डिनर होस्ट करने जा रहे हैं जो बाइडेन, और तीसरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। इससे पहले फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके साथ होता डिनर होस्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की अंतिम समय सीमा क्या तय की है? डेडलाइन क्या है? आंसर होगा 18 जुलाई तक। 18 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लग जाना चाहिए, इस तरह का सीसीटीवी कैमरे लग जाने चाहिए। क्यों? इसलिए कि पारदर्शिता हो, सिक्योरिटी हो और मानवाधिकार का हनन का जो मामला आता है वो न हो। दरअसल आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में ही ये फैसला सुनाया था और कहा था कि तमाम जो भी जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, एनआई हो गया, और जो तमाम स्टेट के पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब पुलिस थाने हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश उन्हीं ने इम्प्लीमेंट किया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख, ठीक है। इसके अलावा मिजोरम और गोवा। इसके अलावा कहीं भी सीसीटीवी के लिए फंड नहीं मुहैया कराया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे दी है मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन, किंग चार्ल्स की ताजपोशी समारोह में, किंग चार्ल्स तृतीय, तो ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रिप्रेजेंटेशन इंडिया की ओर से। आंसर होगा जगदीप धनखड़। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन के जो किंग है, किंग चार्ल्स, हालांकि वो पहले ही राजा बन चुके थे, किंग बन चुके थे, लेकिन औपचारिक रूप से राज्याभिषेक या कहें ताजपोशी ये अब हुई है। और 100 देशों के राज्याध्यक्ष वहाँ पर शामिल हुए थे। और इंडिया की ओर से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वो मुलाकात कर रहे हैं। ये रहे किंग चार्ल्स तृतीय, ओके। तो महत्वपूर्ण बात है। चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला जो है ना वो आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा।
आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया है? लेटेस्ट रिपोर्ट है। आज होगा 794.64 मीट्रिक टन, इतना हो गया। आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों में, सालों में ताबड़तोड़ सोना खरीदा है, तो आरबीआई के पास अब इतना गोल्ड रिजर्व हो गया है। और टोटल जो फॉरेन करेंसी है, इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है, जो आमतौर पर डॉलर के रूप में होती है, तो उसका 7.81% गोल्ड है। महत्वपूर्ण बात, ओके। और आरबीआई वो इसको बढ़ाता जा रहा है, कोशिश है उसकी कि इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अगर अलग अलग आंकड़े देखें तो आरबीआई ने कितना सोना खरीदा है, वैसे तो टोटल इतना है 794.64 मीट्रिक टन, लेकिन 2022-23 में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 34.22 टन सोना इंडिया ने खरीदा। उससे पहले के साल में 2021-22 में 65.11 टन सोना खरीदा। अब सवाल ये है कि सोना रखा कहाँ पर गया है? तो आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, वहाँ पर है, इंग्लैंड में 437.22 टन। और इंडिया में कितना है आरबीआई के सेफ हाउस में? वो है 301.1 टन, इतना। सवाल है कि आरबीआई इतना क्यों खरीद रहा है, लगातार सोना क्यों खरीद रहा है? दरअसल मामला ये है कि एक तो कोविड-19 आया, उसके बाद उससे अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की तबाह हुई, बर्बाद हुई। उसके बाद जो युद्ध हुआ है किसके बीच? रूस और यूक्रेन के बीच। युद्ध का कहिए, रूस ने हमला ही किया हुआ है यूक्रेन पर। उसकी वजह से पूरी दुनिया का की जो अर्थव्यवस्था ना वो इफेक्टेड हुई है। इंडिया की भी थोड़ी मोड़ी इफेक्टेड हुई है। तो ऐसे में क्या होता है, महंगाई भी बढ़ रही है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई जब बढ़ती है तो जो उस देश की मुद्रा है, भारत की मुद्रा है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो ऐसे में, और तमाम मुद्राओं की भी वैल्यू कम होती है। तो ऐसे में क्या है कि सोना को खरीदता है रिजर्व बैंक और तमाम देशों के जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, वो सब। सोने की जो कीमत है ना वो बढ़ती ही रहती है। उसकी कीमत कम आमतौर पे नहीं होती है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जब सोने की कीमत डाउन हुई हो। तो ये सुरक्षित माध्यम माना जाता है, ठीक है, सोना। तो सोने को रख के और उसको कभी भी कैश करा जा सकता है। तो एक विदेशी मुद्रा के तौर पर भंडार के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। समझ चुके होंगे, थोड़ा विस्तार हुआ इसमें। वैसे डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार पोर्ट का मालिकाना हक बेच दिया है? आंसर का अडानी समूह का की कौन सी कंपनी है? तो वो है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उसने ये बिक्री की है $3 करोड़ में, यानी $30 मिलियन में। और इस बिक्री से नुकसान हुआ है अडानी को $12 करोड़, यानी $120 मिलियन का नुकसान हुआ है। क्यों बेच दिया? क्योंकि म्यांमार में सैन्य शासन है और बहुत तरह के वहाँ प्रतिबंध लगे हुए हैं। यहाँ तक कि FATF की ओर से ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है किसको? म्यांमार देश को। तो ऐसे में क्या है कि वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल है। तो अडानी के लिए भी मुश्किल हो गई कि उस पोर्ट को डेवलप कैसे किया जाए। तो उसने क्या किया, बेचा और वहाँ से निकल लिया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात, अडानी समूह के चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये 5 नंबर क्यों लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन होगा, टेलीकॉम लाइसेंस पाने वाली चौथी प्राइवेट कंपनी का नाम बताएं। क्या नाम है? आंसर का जूम वही जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई बार करते होंगे। तो जूम वीडियो कम्युनिकेशंस ZVC इंडिया, तो उसे दूरसंचार विभागों ने, यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार के, उसने एक लाइसेंस दिया है। और ये पूरे देश में नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस उसके लिए मिला है। तो जियो, एयरटेल और VI के बाद अब चौथी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी बन गई। वैसे सरकारी टेलीकॉम कंपनी की बात होगी तो कौन कौन है? BSNL है और MTNL है, जो कि बहुत ही खस्ता हाल है। दोस्तों आप डिफेंस से रिलेटेड देखते हैं, और हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब का PDF अवेलेबल है
और वो PDF मिलेगा आपको सरकारी जॉब न्यूज़ उसका जो ऐप है वहाँ पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और ये वीकली का जो PDF है ना, वो सिर्फ मेंबरशिप जिन लोगों ने लिया हुआ वही ले सकते हैं। डेली का फ्री होता है, तो अगर आपने मेंबरशिप नहीं लिया है तो पिछले एक सप्ताह का डेली का करंट अफेयर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा एक समीक्षा के रूप में चाहिए तो उसके लिए मेंबरशिप लेना होगा। बहुत मामूली सी रकम है, 199 मात्र, और उसके ज़रिए आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली अगले एक साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है। पिछले साल के भी करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल हैं वहाँ पर, ओके। और साथ में टेस्ट सीरीज़ है कई तरह के एग्जामिनेशन के, इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ हैं जो अगर इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम तो आप दे ही रहे होंगे, तो यहाँ आपके लिए काम आ सकता है बहुत तरह के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगले एक साल तक बहुत ही शानदार मौका है, आप मेंबरशिप के जरिए टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, इंडियन आर्मी ने किस पद और उसके ऊपर के सभी ऑफिसर्स की एक समान वर्दी यानी यूनिफॉर्म जो है ना एक समान, वो लागू करने का फैसला किया है? आंसर होगा इसका ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के ऊपर जितने भी पद हैं उन सब के लिए कौन कौन से पद हैं, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, उसके ऊपर मेजर जनरल, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और CDS, उसके ऊपर फील्ड मार्शल। तो सबकी वर्दी एक ही तरह की होगी और ये 1 अगस्त 2023 से ये लागू होने जा रहा है। तो ये वर्दी होगी कॉम्बैट अभियान, यानी अगर कोई अभियान चल रहा हो तो उस दौरान ये वाली वर्दी होगी, और अगर ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो ये वर्दी पहनी जाएगी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात ये रही। चलें अब दोस्तों, अच्छा क्या था कि अलग अलग रेजिमेंट के आधार पर ये वर्दी हुआ करती थी। जैसे अलग अलग रेजिमेंट के अलग अलग टोपियां हैं, अलग अलग पहनावा है, कलर अलग अलग है। तो अब क्या कर दिया जाएगा, जो ब्रिगेडियर्स के ऊपर के जितने भी पद हैं उन सब में एक ही लेवल का कर दिया जाएगा, एक ही तरह की वर्दी कर दी जाएगी। ब्रिगेडियर से नीचे का जो पद होता है ना, जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, उससे नीचे मेजर, उससे नीचे कैप्टन, उससे नीचे लेफ्टिनेंट, फिर उसके नीचे ऑफिसर कैडेट, तो उन सब के जो वर्दी होगी वो रेजिमेंट के आधार पर ही होगी, लेकिन ब्रिगेडियर और ऊपर के वो एक साथ ही होगा, एक ही यूनिफॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के किस रेजिमेंट की महिला अधिकारियों को LOC पर तैनात करने की मंजूरी दी? लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान से लगता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लगता है। तो इसका आंसर होगा इंजीनियरिंग रेजिमेंट। तो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये फैसला कर दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, मैप के थ्रू दिखाते हैं आपको। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वाला। इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और इधर ये कश्मीर और जम्मू का इलाका है, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर जो टेरिटोरियल आर्मी है उसकी महिला अधिकारी की भी पोस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, LAC क्या होता है, वो चीन ने जो कब्जा किया हुआ है, चीन के द्वारा जो ऑक्युपाइड है, उसकी जो एक सीमा तो नहीं कही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं उसको, तो वो ये है। अब सवाल ये हो सकता है आपके मन में कि ये टेरिटोरियल आर्मी है क्या? तो ये इंडियन आर्मी की एक इकाई है और इसमें स्वयं सेवक के तौर पर लोग ज्वाइन करते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए वहाँ सेवाएं दे दी जा सके। इसमें होता यह है कि वेतन केवल ट्रेनिंग और जब सर्विस के लिए बुलाया जाता है उसी दौरान का मिलता है। और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में हुई थी ये टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार यानी शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, ये 2 तरह के वीरता पुरस्कार दिए गए। वैसे वीरता पुरस्कार और भी होते हैं। आंसर का इसका 37, ठीक है। 37 जो वीर हैं उन सबको ये अवार्ड दिया गया। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे ये शौर्य चक्र की लिस्ट है, ये लिस्ट दूसरी रही, ओके। ये शौर्य चक्र मरणोपरांत ये दिया गया है अवार्ड इन सबको। इसके अलावा कीर्ति चक्र के ये हैं विजेता, और कीर्ति चक्र मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। तो ये सब मैंने PDF में दे दिया है, ओके। क्योंकि बहुत लंबा नाम है इसलिए सारे नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कितने दिए गए हैं यहाँ तक आप
ख्याल कर सकते हैं 37। ठीक है, अब सवाल ये हो सकता है कि क्या हो सकता है कि चक्र सीरीज के अवार्ड वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है परमवीर चक्र जो सर्वोच्च सैन्य अवार्ड होता है, उसके बाद स्थान आता है महावीर चक्र का, फिर वीर चक्र होता है, उसके बाद कीर्ति चक्र का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आसियान भारत समुद्री अभ्यास के दौरान किस पड़ोसी देश ने जासूसी जहाज तैनात कर दिए और इंडियन नेवी को ट्रैकिंग सिस्टम अपना बंद करना पड़ा जहाज़ों का। आंसर का चाइना ने ये हरकत की है। ये भारत और आसियान के बीच में पहली बार नेवल एक्सरसाइज हुई है 2 से 8 मई को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर, और इंडिया की ओर से INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में उसने हिस्सा लिया है। तो आसियान एक पर देख लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। तो ये तो रहा प्यारा भारत, और ये जो ब्लिंक कर रहा है वो है आसियान कंट्रीज हैं। एक बार देख लेते हैं इन सब देशों के बारे में, कौन कौन से देश हैं। तो ये रहा म्यांमार, उसके बाद स्थान आता है थाईलैंड का, फिर लाओस है ये वाला हिस्सा, उसका बाद वियतनाम है अभी, फिर आता है कंबोडिया, ओके, फिर आप इधर आएंगे नीचे की ओर तो ये है मलेशिया जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद है ये सिंगापुर, छोटा सा देश है और यहीं पर चांगी नेवल बेस पर ये एक्सरसाइज चल रहा था सिंगापुर। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इतना बड़ा जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया, और फिर ब्रुनेई देखिए यहाँ पर, ये वाला हिस्सा ब्रुनेई है, और फिलीपींस, कई सारे द्वीपों का एक देश। तो ये तो हो जाता है क्या, ये है आसियान कंट्रीज, ठीक है। मुख्यालय इसका जकार्ता में है। तो इसी का जो नेवल एक्सरसाइज है वो आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था, यहाँ पर। तो चीन जो है ना उसने अपने वेसल वो भेज दिए वहाँ पर निगरानी वाले, और किस तरीके से आया वो आप देखेंगे, इस तरीके से आया और यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। इसके अलावा बहुत सारे चीन के जो बोट्स थी वो सब भी यहाँ पर पहुँच गए, और नतीजा ये हुआ कि इंडियन नेवी और इसके अलावा आसियान कंट्री जितने हैं उन सब के जहाज़ों को अपना जो सिग्नल पता करने वाला जो सिस्टम है उसको बंद कर देना पड़ा था। तो देखिए चीन जो है ना वो परेशान करने की कोशिश करता रहता है, और ये मिलिट्री ड्रिल को डिस्टर्ब करना चाह रहा था, और बहुत सारी खुफिया जानकारी भी प्राप्त करना चाह रहा था, ताकि उसे पता चल सके कि इन जहाज़ों में क्या है, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। तो खुफिया जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला सैन्य छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बना दिया वहाँ, आंसर का योल छावनी, योल कैंटोनमेंट बोर्ड। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये काम किया है और उसको मिलिट्री स्टेशन बना दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल क्या होता है, छावनी बोर्ड जो होता है ना बहुत बड़ा इलाका होता है, एक मिनी नगर निगम आप मान लीजिए। तो उसमें से जो सिविलियन इलाका है वो दे दिया गया है वहाँ के नगर निगम को, और मिलिट्री स्टेशन केवल जो सेना का एक खास इलाका है बस वहीं उसका इलाका रहेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला, राजधानी है शिमला। इंडियन आर्मी की भी बात कर लें, चीफ है जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है, देश में कितने सैन्य छावनी बोर्ड यानी कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जिन्हें भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाने और नागरिक क्षेत्रों को नगर निगम को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आंसर का इसका 62, टोटल देश में 62 हैं। तो एक तो हो गया वो हिमाचल प्रदेश वाला योल कैंटोनमेंट बोर्ड, और बाकी 61 उन सब की प्रक्रिया भी चल रही है, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगे 62। तो ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी किया है, तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड उन सबको भंग कर दिया जाएगा और मिलिट्री स्टेशन बनाया जाएगा। मतलब कि मिलिट्री का काम जो है केवल अपनी मजबूती रखना, ठीक है। वो कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है बहुत बड़े इलाके में फैला होता है, आम लोग रहते हैं, और जैसे आप वहाँ पर क्या तो बहुत सारी सरकारी सुविधाएं भी नहीं पहुँच पाती है, चूँकि नगर निगम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है और छावनी बोर्ड का कंट्रोल होता है। वो छावनी बोर्ड
यानी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो चीफ होता है वो होता है आर्मी का कोई ब्रिगेडियर हुआ या इसी के आसपास के रैंक का होता है। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि इसको अलग कर दिया जाए और सेना अपना काम करे, अपनी जो युद्ध की तैयारियां हैं उन सब में लगे, इसलिए ये किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लैंड के यानी ज़मीनों का घोटाला वोटाला भी सामने आता रहा है, तो इससे ख़त्म हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? आंसर होगा चंडीगढ़। कब उद्घाटन किया उन्होंने? तो 8 मई को किया। हेरिटेज सेंटर ये स्थापना हुई है चंडीगढ़ में, और यहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड जो पुरानी चीज़ें हैं उन सब के बारे में पूरा बताया गया। जैसे एक पुराने जो फाइटर प्लेन है उस पर बैठे हैं राजनाथ सिंह। ओके, तो बात कर लें यहाँ इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौसेना ने युद्धपोत INS मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन किया, यानी सेवा मुक्त किया। तो ये किस क्लास का युद्धपोत है? आंसर होगा इसका मगर क्लास का। ठीक है, 36 साल तक इसने सेवा दी है। डीकमीशन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो नेवल बेस कोच्चि, वहाँ पर आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इवेंट यानी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, उन सब के बारे में देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन होगा इवेंट से रिलेटेड। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन का नाम मोचा या कहें मोखा, अलग अलग उच्चारण हो रहे हैं, कहीं मोखा कहीं मोचा, तो वो नाम किसने रखा है? आंसर होगा यमन ने रखा है। ठीक है, और ये तूफ़ान है ये पहुंच चुका है, कहाँ तक पहुंच चुका है? ये यहाँ से चला था और ये साइक्लोन बढ़ते और ये इस वक्त की बात करेंगे हम तो ये यहाँ है जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो उस समय तक। ठीक है, और ये बांग्लादेश और म्यांमार उसकी सीमा के पास ही ये टकराना है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये टकरा जाएगा। उसकी इफ़ेक्ट जो है ना वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इतने पूरे इलाके में इसका हो रहा है। ओके, तो नाम रखने का जो तूफ़ान का नाम हिंद महासागर में जो रखने का है ना वो काम 13 देश करते हैं। कौन कौन से देश? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन। तो उन लोगों ने लिस्ट दिया हुआ है और पूरी लिस्ट बनी हुई है, जैसे तूफ़ान आता है उसका नाम ऑटोमेटिकली डाल दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे अगला जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स है, यानी खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन होगा, ICC ने अप्रैल महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? आंसर होगा फ़खर जमान, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो। अगला क्वेश्चन, ICC ने अप्रैल महीने का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना? आंसर होगा नारुमोल चायवई। क्या नाम है? नारुमोल चायवई, थाईलैंड की खिलाड़ी हैं वो, बल्लेबाज हैं। अगला क्वेश्चन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताएं, कौन है वो? आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, रेडबुल के खिलाड़ी हैं। और अगर बात होगी कि पिछले कुछ फार्मूला 1 जो स्पोर्ट्स हुआ है, चैम्पियनशिप हुई है, उसमें कौन कौन जीते हैं, तो एक तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टेपन हो गए। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2023 का, उसमें भी मैक्स वर्स्टेपन ही जीते। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुआ, उसमें सर्जियो पेरेज ने जीत हासिल की। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स में सर्जियो पेरेज ने ही जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 यानी जो 2023 में आयोजित होगा, तो उसका शुभंकर का नाम बताएं, क्या है शुभंकर? आंसर होगा जीतू बारासिंघा। ये उत्तर प्रदेश में होना है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में, और एक दिल्ली में भी होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूँकि जो राजकीय पशु है वो बारासिंघा है, तो इसलिए जीतू बारासिंघा, ये देख रहे हैं आप मस्कट, तो यही लॉन्च किया गया है, अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यहाँ क्या बात हो रही है? पिछला भी जो क्वेश्चन था वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था,
और अगला भी क्वेश्चन वही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसका आयोजन जो 2023 में होना है, तो उसका सॉन्ग का शीर्षक क्या है? आंसर होगा खेलो इंडिया हर दिल में देश। और किसने लिखा और गाया? पलाश सेन ने लिखा और गाया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 जेवलिन थ्रो, तो उसके पहले चरण में पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, तो उसमें पहला स्थान प्राप्त किया और कितना फेंका दूर? 88.67 मीटर का थ्रो किया है उन्होंने। ओके, तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ है। और कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल है मुद्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की वो तेज गेंदबाज है, बॉलर है। तो उन्होंने मई में ही 3 मई को संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं पिछले एक सप्ताह के। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, उनको मिला है ये। क्यों मिला? यूक्रेन में जो रूस का आक्रमण हुआ है उस दौरान बूचा शहर में यूक्रेनियों की जो मौत हुई, हत्या हुई, उससे रिलेटेड जो वॉर क्राइम की रिपोर्टिंग की, उसके लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर का एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, शॉर्ट में इसको एपी भी कहते हैं। क्यों मिला? तो यूक्रेन का जो मारियोपोल इलाका था वहाँ पर साहसिक रिपोर्टिंग के लिए। तो अब पुलित्जर पुरस्कार के तमाम और कैटेगरी को भी देख लेते हैं। तो पब्लिक सर्विस कैटेगरी में तो एसोसिएटेड प्रेस को मिला, ब्रेकिंग न्यूज़ में लॉस एंजल्स टाइम्स को मिला, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों को मिला है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है। बाकी है, लेकिन ये कुछ 3-4 जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये अलग अलग है पुस्तकें, नाटक और संगीत की लिस्ट में। ये पे इस बार कोई इंडियन नहीं है, ठीक है, जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी NMIS 2021-22 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव यानी इनोवेशन राज्य का दर्जा मिला है? आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को मिला है। इसके बाद स्थान है दादरा नागर हवेली दमन दीव, फिर तेलंगाना, और उसके बाद है तमिलनाडु का स्थान। तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म के बीच में जो इनोवेशन है वो कैसा है, उसके बारे में ये सर्वे था। अगला क्वेश्चन, ODF यानी खुले में शौचालय मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? आंसर होगा वायनाड, केरल का जिला है, और ये रिपोर्ट मई में ही जारी हुई है। ठीक है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। ओके, तो वायनाड केरल का एक पार्ट है, जिला है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है P विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब योजना यानी स्कीम राज्य और केंद्र की, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है। क्वेश्चन होगा GSI यानी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंग्लिश में कहेंगे इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिलने की खबर को आधारहीन बताया यानी फर्जी बताया? आंसर होगा राजस्थान। देखिए, लिथियम का उपयोग होता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, इन सब के रिचार्जेबल बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। तो हुआ ये कि ये जो खबर आई ना, वो राजस्थान के जो खनन मंत्री हैं प्रमोद भाया, उनके हवाले से मीडिया में आई। फिर ये खबर छा गई कि देश का सबसे बड़ा भंडार मिला, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा मिला। तो वो मीडिया में आई, तमाम जगहों पे छपी, लेकिन उसके बाद फिर GSI ने, जो कि मंत्री के द्वारा यही कहा गया था कि GSI ने खोजा है, तो GSI ने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, हम ढूंढ रहे हैं, मतलब हम खनन कर रहे हैं, उसको लेकर उस पर काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो अभी मिला है कि नहीं ये पूरी तरह से बता नहीं सकते हैं। बहुत कुछ मिला है, अलग अलग तरह के जो खनिज है वो सब मिल रहे हैं।
तो कौन सा कितना है और उसमें लिथियम कितना है, लिथियम है भी कि नहीं, सब हम पड़ताल कर रहे हैं, अभी हम कह नहीं सकते हैं। तो आधारहीन बताया, ठीक है, बेसलेस बता दिया है। ओके, अच्छा, यहाँ पर अगर बात होगी कि भारत कहाँ से लिथियम बैटरी का आयात करता है, तो भारत चौथे स्थान पर है आयात करने में, और 80% जो लिथियम आयन बैटरी है वो चीन से इंडिया मंगवाता है। और भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए अलग अलग जगहों पर, जैसे अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया में जो लिथियम की खदान है उसकी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश की है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो जीएसआई ने यह ऐलान किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, स्थापना हुई थी 1851 में, 1891 में, मुख्यालय कोलकाता में है और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एस राजू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, सर्विस? आंसर होगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उन्होंने ये सेवा शुरू की है और राज्य के अलग अलग लोकेशन पे, 7 लोकेशन पे, रांची, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, तो वहाँ पर एयर एम्बुलेंस की सर्विसेज होंगी और इमरजेंसी में वहाँ से मरीजों को ले जाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री यहाँ पर है और इस एयर एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया। तो इसमें क्या होगा, गरीबों को भी इसके जरिए अस्पतालों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। झारखंड, वहाँ के मुख्यमंत्री पहले मैंने बताया हेमंत सोरेन है, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन और राजधानी है रांची। अगला क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 से डीजल वाहनों पर बैन की सिफारिश किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने केंद्र सरकार से की? आंसर होगा तरुण कपूर, वो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं। तो अब रिपोर्ट आ गई है इनकी, हालांकि सरकार ने इस पर ना कहा है ना हाँ कहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2027 से जो ये जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले वहाँ पर बैन लगा दिया जाएगा इस पर। ओके, जो खासकर डीजल वाले वाहनों पर। क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए ताकि जो पॉल्यूशन है और इसके अलावा जो नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है 2070 तक, तो उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश अभी से ही शुरू हो। ओके, नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? मतलब कि जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना सोखने की क्षमता हमारे पर्यावरण में है। तो क्या क्या जो रिकमेंडेशन है, एक तो ये है कि 2027 तक 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में डीजल के जो 4 पहिया वाहन है उसके उपयोग पर बैन लगा दिया जाए, और उससे पहले ही यानी 2024 में, अगले साल से ही इन शहरों में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हो, ऐसा करने का सुझाव दिया गया है। 2035 तक जो स्कूटर हैं और तिपहिया वाहन है वहाँ, उसमें जो भी कंबशन इंजन है ना, यानी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले, उन सब को हटा दिया जाए और 10 वर्षों में कोई भी डीजल सिटी बसें भी ना रहे, ये रिकमेंड किया गया है। तो उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट तो हो ही जाएगा। ठीक है, अभी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में स्थित दावकी भूमि बंदरगाह, दावकी लैंड पोर्ट, उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया? नित्यानंद राय ने। आंसर का मेघालय। ठीक है, ये मेघालय के पश्चिम जैंतिया हिल्स में स्थित है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, तो उन्होंने 5 मई को इसका उद्घाटन किया है और इसके जरिए बांग्लादेश और इंडिया के बीच में व्यापार हो सकेगा, इस जगह पर है। यहाँ लैंड पोर्ट की बात हो रही है, आप लोग ध्यान रखना, ये समंदर वाला पोर्ट या नदियों वाला पोर्ट की बात नहीं हो रही है। लैंड पोर्ट, उसमें क्या होता है, वो समझ लीजिए कि सीमा पार करने के लिए जो तमाम तरह के जो औपचारिकताएं होती हैं, वीज़ा देखना, सामान जो आ रहा है और जा रहा है उसके परमिशंस को देखना, चेक करना, वो सब का काम यहाँ लैंड पोर्ट पर होता है। ठीक है, तो ये मेघालय में, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा, राजधानी क्या है? शिलांग। अब दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं और पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक
किस जगह पर हुई भारत में? आंसर होगा गोवा। कब से कब तक मीटिंग हुई है? तो ये 6 मई को ही हुई, एक दिवसीय मीटिंग थी, गोवा में आयोजित हुई। ये देख रहे हैं आप कुछ फोटोग्राफ। और इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, दोनों की मुलाकात भी हुई है। लेकिन जैसे ही भुट्टो ने ये कहा कि हम भारत से बात नहीं कर सकते कश्मीर के मुद्दे पर और बहुत सारी बातें कही, उसके बाद तो एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री, उन्होंने धो डाला, कहा कि जो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो आतंकवादियों का प्रवक्ता है, इस तरीके से वो बोलता है। ठीक है, तो एससीओ का अध्यक्ष इंडिया है इस वक्त और इसी वजह से विदेश मंत्रियों की मीटिंग यहाँ पर हुई है। एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ था और ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस पड़ोसी देश में पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया? आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में ही ऐसा कुछ हो सकता है जो देखने को मिला है। 9 मई की घटना है। पैरा मिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स, तो उसने गिरफ्तार कर लिया था और बहुत बुरी दशा थी। ये धकिया कर ले जाया गया था, ओके, हाई कोर्ट के कमरे से। और उसके बाद जो वहाँ पर आगजनी हुई है, मिलिट्री स्टेशनों पर, मिलिट्री ऑफिसर्स के घर पर जो हमले हुए हैं गजब के। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया और फिर इमरान खान को जमानत पर और रिहा करने का भी आदेश जारी किया। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही और यहाँ पर पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। देखिए क्या क्या हुआ वहाँ पर, कुछ वीडियोस देख सकते हैं आप। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? शहबाज शरीफ। प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी और राजधानी है इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के विधेयक को हरी झंडी दिखाई है? आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका में जो वर्तमान कानून है ना, उसके मुताबिक समलैंगिकता एक अपराध है, जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। हालांकि LGBTQ के कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से इसमें परिवर्तन के लिए अभियान चला रहे हैं कि कानून में बदलाव हो। तो फिर सरकार एक विधेयक लेकर आई और संसद में पास करने के लिए, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। फिर इसकी समीक्षा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है इस विधेयक में। ओके, तो LGBTQ उसके लिए ये कुछ पॉजिटिव बात देखने को मिली है। समलैंगिकता जो है ना, वो अगर बात होगी इंडिया की, तो इंडिया में भी ये अवैध नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि समलैंगिकों की शादी वैध है या अवैध है, मतलब शादी को वैधता प्रदान किया जाए कि नहीं किया जाए, इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया हुआ है इस वक्त। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान हर सप्ताह औसतन कितने लोगों को मौत की सज़ा दे रहा है? आंसर होगा 10 औसतन। किसने रिपोर्ट ये जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क, उन्होंने 9 मई को ये कहा कि भयानक ढंग से लोगों को मार डाला जा रहा है, औसतन 10 लोगों को। 1 जनवरी से 8 मई तक 209 लोगों की हत्या की जा चुकी है वहाँ पर, अलग अलग मामलों में। मतलब सरकार का विरोध करो तो फिर फंसा के वहाँ पर कत्लेआम। अगला क्वेश्चन, मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया? आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के एक बार मैप के थ्रू भी दिखा दूं आपको, प्यारा भारत रहा। उज्बेकिस्तान जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्री है। ओके, तो सेंट्रल एशियन कंट्री जो ये वाला पूरा जो इलाका देख रहे हैं, कभी ये सब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, फिर विखंडन हुआ तो अलग अलग देश बन गए। तो रेड कलर में देख रहे हैं वो है उज्बेकिस्तान। लैंड लॉक्ड कंट्री है,
मतलब चारों तरफ से ये ज़मीनी सीमा से घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्ज़ियोयेव। राजधानी है ताशकंद, वही ताशकंद जहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। ठीक है, तो यहीं पर जनमत संग्रह करवाया गया राष्ट्रपति के द्वारा और जनता ने कह दिया कि ठीक है, संविधान में चेंज कर डालो। ठीक है, लगभग 65% संविधान चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी बात है कि इसमें आम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए जाने की बात है। ठीक है, वहाँ पहले इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो माना जाता था कि वो तानाशाह थे, तो महिलाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर खुलापन नहीं था उस देश में। लेकिन अब नए जो राष्ट्रपति उसके बाद बने, हालांकि इनको भी काफ़ी अच्छा खासा वक्त हो गया है, तो इसके बाद इन्होंने कहा कि हम कुछ खुलापन देना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान इन्होंने अपना कार्यकाल जो है ना वो भी बढ़ा लिया, 5 से 7 साल कर लिया है और इस तरीके से वो 2040 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो अपना भी फ़ायदा इन्होंने देखा है। और ये जनमत संग्रह, और हाँ, इस जनमत संग्रह के लिए भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इनवाइट किया गया था पर्यवेक्षक के रूप में। ये भी सवाल हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि किस देश में इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाया गया था पर्यवेक्षक के रूप में जनमत संग्रह के लिए, तो उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों, इस करंट अफेयर्स वीडियो के आखिरी चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब डेज यानी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे? आंसर होगा 11 मई को। इसी दिन 11 मई को 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 मई को। ये यूनाइटेड नेशंस की ओर से घोषित है और ऑर्गेन नाम का एक पेड़ होता है जो कि अफ्रीकी देश में मिलता है, तो उसी के लिए है, उसी की जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन, BRO यानी सीमा सड़क संगठन, उसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो आंसर होगा इसका 7 मई को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को। और थीम क्या है इसकी? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 मई को। और थीम क्या है? बी अवेयर शेयर केयर। ओके, तो ये है मूल रूप से थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 7 मई को। 7 मई 1861 को 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ओके, पश्चिम बंगाल में। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन उन्होंने लिखा था और एक गान उन्होंने लिखा हुआ था आमार सोनार बांग्ला, वो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था। ठीक है, और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 मई को। अगला क्वेश्चन, वैशाख दिवस कब मनाया जाता है? 2023 को कब मनाया गया? आंसर होगा 5 मई को। ठीक है, भगवान बुद्ध की जयंती जन्मदिन होता है इस दिन। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 मई को। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे सप्ताह का। थोड़ा लंबा हुआ लेकिन पूरी समीक्षा हो गई फटाफट। और हाँ, आपसे अपील है, डेली का वीडियो कल से सुबह 8 बजे लाइव देखना मत भूलना। ओके, बाय।